हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल। आज हम इलेक्ट्रोथेरेपी का क्लेटन्स की चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे एंड समझेंगे कि क्या कह रही है एक एक लाइन। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ नर्व एंड मसल, नर्व और मसल का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। A current which varies sufficiently in magnitude can stimulate a motor nerve. एक करंट जिसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है वो स्टिमुलेट कर सकता है एक मोटर नर्व को, जिसकी वजह से प्रोड्यूस कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स विच इट सप्लाइज, जिसकी वजह से वो उस मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने में सक्सेसफुल रहेगा जिसको सप्लाई करता है। while in the absence of a motor nerve the muscle fibers can be stimulated directly by a suitable current. अगर मोटर नर्व नहीं है तो आप डायरेक्टली मसल फाइबर्स को भी स्टिमुलेट कर सकते हो सुटेबल करंट से। इंटरमिटेंट करंट आर यूज्ड इन बोथ केसेस। इस केस में इंटरमिटेंट करंट यूज होते हैं एंड अ कंसिडरेबल रेंज ऑफ सच करंट इज वेरी अवेलेबल। और इन इंटरमिटेंट करंट्स की जो रेंज है कंसिडरेबल, वो अलग अलग अवेलेबल है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द करंट यूज रेंजेस फ्रॉम, और जो ड्यूरेशन होता है उस करंट का वो रेंज उसकी है 0.01 मिली सेकेंड्स से 3 सेकेंड्स तक। 0.01 मिली सेकेंड्स से 3 सेकेंड्स तक होते हैं उनकी ड्यूरेशन। द इक्विपमेंट कॉमनली प्रोवाइड्स ड्यूरेशंस ऑफ, और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो कॉमनली ये ड्यूरेशंस को प्रोवाइड करते हैं। वो ड्यूरेशंस हैं 0.01, 0.03, 0.1, 0.3, 1, 3, 10, 30, 100 and 300 milliseconds. Impulses with a duration of less than 10 milliseconds may be classified as having a short duration. जिनका 10 milliseconds से कम का ड्यूरेशन है उनको शॉर्ट ड्यूरेशन impulses कहेंगे, और and are used for stimulating normal muscles. और ये 10 लेस देन 10 milliseconds जो हैं इम्पल्सेस वो यूज होती हैं नॉर्मल मसल को स्टिमुलेट करने के लिए, इनोवेटेड मसल को स्टिमुलेट करने के लिए। सच इम्पल्सेस आर सेड टू बी ऑफ फेरेडिक टाइप, और उसको हम फेरेडिक टाइप की इम्पल्स बोलेंगे। द रिपीटिशन रेट ऑफ द इम्पल्स इज ग्रेट, और जो उसका रिपीटिशन रेट होगा वो बहुत बढ़िया है, यूजुअली 50 to 100 पर सेकेंड, 50 to 100 पर सेकेंड है। Impulses with a duration of more than 10 milliseconds may be classified as having a long duration. और जिन impulses का duration 10 milliseconds से ज़्यादा है उनको हम long duration impulses बोलेंगे, और उनको denervated muscle के stimulation के लिए यूज करते हैं। They are often termed interrupted or modified direct current, और उनको interrupted और modified direct current कहते हैं। denervated muscle के लिए 10 मिलीसेकेंड से ज़्यादा वाली impulses को यूज़ किया गया है, और डायरेक्ट करंट को यूज़ किया गया है इंटरप्टेड या मॉडिफाइड। एंड अगर हम देखें impulses जिनका 10 मिलीसेकेंड से कम का ड्यूरेशन है उनको शॉर्ट ड्यूरेशन इम्पल्स बोल रहे हैं, और उनको इनोवेटेड मसल को स्टिमुलेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, और जो कि फेरेडिक टाइप करंट है। द इम्पल्सेस आर रिपीटेड लेस फ्रीक्वेंटली देन दोज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, और डिनोवेटेड मसल्स वाली जो इम्पल्सेस हैं वो रिपीट कम हो रही हैं in comparison to short duration muscles impulses. शॉर्ट ड्यूरेशन वाली impulses जो हैं वो ज़्यादा बार जल्दी जल्दी रिपीट हो रही हैं, बट जो लॉन्ग
ड्यूरेशन इम्पल्सेस हैं वो उतनी फ्रीक्वेंटली रिपीट नहीं हो रही हैं. ओके. एग्जाम्पल, इम्पल्सेस लास्टिंग 100 मिलीसेकेंड, each of frequency of 30 per minute is usual. इम्पल्सेस जो कि 10 मिलीसेकेंड्स तक के लिए हैं वाली हैं, सो उनकी जो फ्रीक्वेंसी, ईच ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 पर मिनट, सो पर मिनट ये 30 इसकी फ्रीक्वेंसी है 10 मिलीसेकेंड वाली इम्पल्स की, और ये नॉर्मल है. ओके. नेक्स्ट इज फेरेडिक टाइप करंट. अब फेरेडिक टाइप करंट क्या होता है उस बारे में हम पढ़ेंगे. सो अ फेरेडिक टाइप करंट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट. फेरेडिक टाइप करंट एक शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट होता है विद अ पल्स ड्यूरेशन ऑफ 0.1 to 1 मिलीसेकेंड्स, और इसकी जो पल्स ड्यूरेशन होती है वो 0.1 से 1 मिलीसेकेंड्स तक होती है, एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 to 100 हर्ट्ज, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 to 100 हर्ट्ज होती है. द टर्म Faradism was originally used to signify the type of current produced by a Faraday coil. सो Faradism जो है वो यूज किया गया था उस करंट को, उस करंट के लिए जो कि एक Faraday coil से प्रोड्यूस हुई है, which is a type of induction coil, और जो Faraday coil है वो एक induction coil है. The current provided by the first Faraday coil was an unevenly alternating current, और जो करंट प्रोवाइड किया गया था पहली Faraday coil से वो एक uneven alternating current था. Each cycle consisting of two unequal phases, और हर साइकिल जो है उसकी वो दो अनइक्वल फेजेस से कंसिस्ट थी, से बनी थी. द फर्स्ट ऑफ लो इंटेंसिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, और जो फर्स्ट साइकिल थी वो उसकी लो इंटेंसिटी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन की थी, और जो सेकंड थी वो हाई इंटेंसिटी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन की थी. सो जो दो अनइक्वल फेजेस हैं उसके, उसमें से जो पहला फेज है उसकी लो इंटेंसिटी लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन था, और जो सेकंड है वो हाई इंटेंसिटी लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन था. ठीक है, ये देख लो नीचे. सो पहला वाला है, सो लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट इंटेंसिटी, एंड जो सेकंड स्पाइक है, फर्स्ट इज दिस वन. ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन, शॉर्ट, लेस intensity, and this is high intensity and less duration. Okay. 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 So the frequency was approximately 50 hertz, और जो frequency थी वो 50 hertz थी, and the duration of the second phase, uh, which was the effective one, about 1 millisecond, और उसकी frequency 50 hertz थी, और duration, and the duration of the second phase which was effective one, about 1 millisecond, और second phase की थी frequency 1 milliseconds. Next is Faraday coils have now been suppressed by the electronic stimulators. अब Faraday coil की जगह electronic stimulators ने ले ली है. These supply currents which produce the same physiological effect as the original Faraday current, और ये उसी तरह ही करंट प्रोड्यूस करते हैं जैसे ओरिजिनल Faraday coil Faraday current प्रोड्यूस करती थी, although often differing considerably from them in waveform. although जो उनकी waveform है वो काफ़ी different है. The features essential for the production of these physiological effects are that the impulses with a duration of between 0.1 and 1 milliseconds are repeated 50 to 100 times per second. इसके जो physiological effects
में ये है कि जो इम्पल्सेस हैं 0.1 से 1 मिली सेकेंड वाले ड्यूरेशन की, वो 50 to 100 टाइम्स पर सेकेंड रिपीट होती हैं. The electronic stimulator for the production of the Faraday type current works on the same principle. और जो इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर है वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम करता है जैसा कि इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट के लिए यूज हुआ था. बट द रेसिस्टेंसेस कंट्रोलिंग द ड्यूरेशन ऑफ द impulses and the intervals between them have a very low value to give the required duration and repetition rate. बट जो रेजिस्टेंस है उनके ड्यूरेशन, इम्पल्सिस के ड्यूरेशन को कंट्रोल करने के लिए और उनके इंटरवल्स के लिए, सो उनके बीच में वेरी बहुत ज़्यादा कम है वैल्यू, ताकि वो उनको रिक्वायर्ड ड्यूरेशन एंड रिपीटिशन रेट प्रोवाइड करवा सके. देन मॉडिफाइड Faraday current was developed. So Faradic type currents are always surged for treatment purposes to produce a near normal tetanic-like contraction and relaxation of muscle. तो Faradic type currents जो हैं उनको सर्च किया जाता है ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, ताकि नियर नॉर्मल टेक्निक लाइक कॉन्ट्रैक्शन आ सके एंड मसल रिलैक्सेशन हो सके. द अनमॉडिफाइड करंट इज शोन, ये हमने देख लिया है in figure 3.3 unmodified. 3.3a, this is unmodified a में. Then the current is surged to so that the intensity of successive impulses increases gradually. So करंट को सर्च किया जाता है ताकि जो इंटेंसिटी है वो अगले वाले इम्पल्स की वो इंक्रीज हो सक्सेसफुली एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे. ईच इम्पल्स रीचिंग अ पीक वैल्यू ग्रेटर देन द प्रीसीडिंग वन, और पिछले वाले से ज़्यादा इम्पल्स की वैल्यू होगी, ऐसा इन्होंने देखा है. एंड एज इन 3.3 बी. सो ए में देख रहे हो कि सबकी सेम है. देन इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है बी में, अगर देखोगे अपने प्रीसीडिंग इम्पल्स से. देन in the original Faraday coils, the current was surged by hand. So अगर आप ओरिजिनल Faraday coils में देखोगे, so करंट जो है वो सर्ज किए जाते थे हैंड से. बट इन मॉडर्न स्टिमुलेटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज यूज्ड. लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया जाता है. द सर्किट कैन बी मॉडिफाइड टू गिव सर्जेस ऑफ वेरियस ड्यूरेशंस. और सर्किट जो है उसको मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो अलग अलग ड्यूरेशन के सर्ज दे सके, सर्जेस और फ्रीक्वेंसीज दे सके एंड वेव फॉर्म्स बना सके. इट इज़ डिजायरेबल दैट द ड्यूरेशन ऑफ द सर्जेस एंड द इंटरवल्स बिटवीन देम शुड बी रेगुलेटेड बाय सेपरेट कंट्रोल्स इन ऑर्डर. और ये ज़रूरी है कि इंटरवल्स के बीच जो ड्यूरेशन है सर्जेस का वो अलग अलग कंट्रोल्स से ऑर्डरली वे में उसको रेगुलेट किया जाए, ताकि मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन दिखे एंड रेस्ट पीरियड को ऑब्टेन कर सके हर पेशेंट के लिए. Various forms of surge may be available corresponding to trapezoid, triangular and sawtooth impulses. और अलग अलग सर्ज वाले impulses waveforms को बनाया जाता है, जैसे trapezoid, this one if you are saying trapezoid, then triangular and sawtooth impulses. Okay. Impulses and that most suitable for each patient must be selected. These और जो कि इनमें से सबसे सही है पेशेंट के लिए वो सिलेक्ट की जाती है. These various types of surge are shown in figure 3.3a. ये हमने देख लिया. ओके. नर्व. अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ नर्व्स. अब नर्व्स की हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे. अभी तक हमने पढ़ा कि फेरेडिक
टाइप करंट क्या होता है। पहले वो ओरिजिनल फेरेडिक करंट क्या था, फिर उसको मॉडिफाई किया गया, सर्जेस दी गई उसमें, इंटेंसिटी इंक्रीज की गई इम्पल्सेस की, ताकि अच्छे से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो एंड इनफ रेस्ट पीरियड्स हो। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ नर्व्स, नर्व्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में। सो नर्व ट्रांसमिशन, owing to the difference in concentration of ions inside and outside the plasma membrane, there is a difference of potential between the inside and outside of a nerve. आयंस के कंसंट्रेशन को जब अंदर और बाहर देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, एक नर्व के पर्टिकुलर, एक नर्व के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर के आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को देखते हैं, तो वो डिफरेंट होती है। सो उस डिफरेंस को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द रेस्टिंग नर्व इज पॉजिटिव आउटसाइड, और जो रेस्टिंग नर्व होती है वो पॉजिटिव आउटसाइड होती है, बाहर पॉजिटिव होती है, एंड अंदर नेगेटिव होती है, इनसाइड नेगेटिव इनसाइड। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल टू सोडियम आयंस, एंड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सोडियम आयंस से परमिएबल नहीं होता है। इस दिस इज डिस्क्राइब्ड एज द पोलराइज्ड स्टेज ऑफ द मेम्ब्रेन, और इसको पोलराइज्ड स्टेज बोलते हैं मेम्ब्रेन की। As you are seeing this is the resting membrane potential. Inside is negative and outside is positive, and the membrane is not permeable to sodium ions. Okay, so let's continue. और इसी को पोलराइज स्टेज ऑफ द मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। When a nerve is stimulated, the stimulus causes a fall in the potential difference across the plasma membrane. जब नर्व स्टिमुलेट होती है तो ये स्टिमुलस एक पोटेंशियल डिफरेंस में को कम करता है, फॉल लाता है उसमें अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। When this fall reaches a certain critical level, it causes an alteration in the permeability of the membrane to sodium ions. Okay, जब एक नर्व स्टिमुलेट होती है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है, और इसी डिक्रीज की वजह से एक सर्टेन क्रिटिकल लेवल है उस पे वो पहुंचता है, जिसकी वजह से सोडियम आयंस की परमिएबिलिटी में चेंज आता है, ऑल्ट्रेशन होती है। दिस रिजल्ट्स इन एन ऑल्ट्रेशन इन द concentration of ions inside and outside, and a further fall of potential difference until a reversal of polarity occurs. और इस ऑल्ट्रेशन की वजह से जो कंसंट्रेशंस है आयन का अंदर और बाहर, फर्दर उसमें फॉल होता है पोटेंशियल डिफरेंस में, और ये तब तक होता है जब तक कि पोलैरिटी जो है वो चेंज नहीं होती है। सो स्टिमुलस आया, सो उसने पोलैरिटी चेंज की, एंड देन रेस्टिंग, एक्टिव एंड रेस्टिंग इसमें दिखा रखा है। ओके, सो पोलैरिटी, द मेम्ब्रेन इज नाउ पॉजिटिव इनसाइड, अब मेम्ब्रेन पॉजिटिव अंदर है, नेगेटिव आउटसाइड है, क्योंकि परमेबिलिटी में चेंज हुआ सोडियम की, तो सोडियम अंदर आ गया, बाहर पोटेशियम चला गया है। The membrane is now positive inside and negative outside. Immediately after this activity, the sodium ions are pumped out, और immediately इसके बाद जो है सोडियम आयंस को बाहर भगा दिया जाता है, एंड आउट अगेन दोबारा से, एंड द पार्ट ऑफ द नर्व रिटर्न्स टू इट्स रेस्टिंग स्टेट, और नर्व दोबारा से अपनी रेस्टिंग स्टेट में आ जाती है। The difference of potential between the active and resting part of the nerve causes local electron flow between the active and the adjacent parts of the nerve, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक्टिव और रेस्टिंग पार्ट
ऑफ द नर्व में ये एक लोकल इलेक्ट्रॉन फ्लो बनाता है, कॉज करता है बिटवीन एक्टिव एंड द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द नर्व। एक्टिव पार्ट और एडजेसेंट पार्ट ऑफ द नर्व के बीच the current flows through the membrane in the opposite direction to the potential difference। so जिस जो डायरेक्शन है पोटेंशियल डिफरेंस की उसके अगेंस्ट, उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है फाइबर में। द फाइबर एक्ट एज अ रेजिस्टेंस टू द करंट, और जो फाइबर है वो एक रेजिस्टेंस की तरह रहता है करंट में। सो द करंट फ्लोज लोअर्स द पीडी। सो द करंट फ्लो लोअर्स द पीडी, जो करंट फ्लो होने की वजह से वो कम करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, थस मेकिंग द मेम्ब्रेन परमिएबल टू सोडियम आयंस। इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम आयंस के लिए परमिएबल हो जाती है, विच रिवर्सेस द पोटेंशियल डिफरेंस एज बिफोर, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को पहले जैसा कर देता है। पहले नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस था, ओके, फिर एक फॉल हुआ एकदम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पोटेंशियल डिफरेंस में, जिसकी वजह से वो ऑल्ट्रेशन हुआ सोडियम आयंस के लिए, ओके। सो उस वजह से सोडियम अंदर आ गया एंड फिर बाहर नेगेटिव चार्ज हो गया, अंदर पॉजिटिव। फिर इसकी वजह से जो है फिर पोलैरिटीज चेंज हुई, पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड, एंड फिर वो दोबारा से अपने रेस्टिंग स्टेट में आया। नेगेटिव इनसाइड एंड पॉजिटिव आउटसाइड, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक करंट फ्लो हुआ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ, एंड जिसकी वजह से उसने पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज किया, एंड इसकी वजह से फिर से मेम्ब्रेन परमेएबल हुई सोडियम आयंस के लिए, और जिसकी वजह से फिर से पोटेंशियल डिफरेंस रिवर्स हुआ है। सो these changes are then propagated along the length of the nerve fiber, और ये जो चेंज हो रहे हैं ये पूरे नर्व फाइबर के पूरे लेंथ तक जाते हैं, जहाँ तक नर्व फाइबर है वहां तक जाते हैं। दिस वेव ऑफ चेंज ऑफ द पोलराइज्ड स्टेट कॉन्स्टिट्यूट द पैसेज ऑफ एन इम्पल्स अलोंग द नर्व, और इस पोलराइज्ड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के चेंजेस की वजह से जो है वो इम्पल्स जो है वो जाती है नर्व के पूरे एंड तक, अलोंग नर्व जाती है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ नर्व। अब नर्व का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। A nerve impulse can be initiated by an electrical stimulus। एक नर्व इम्पल्स है, उसको हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस से इनिशिएट कर सकते हैं टू अचीव दिस, और इसको अचीव करने के लिए ए वेरिंग करंट ऑफ एडिक्वेट इंटेंसिटी मस्ट बी अप्लाइड। एक करंट जो कि सफिशिएंट इंटेंसिटी का होना चाहिए ताकि वो किसी नर्व को स्टिमुलेट कर सके, वो चीज चाहिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व फाइबर्स फॉर्म्स अ रेजिस्टेंस which lies in series with the other tissue। A potential difference is set up across it। नर्व फाइबर का पोटेंशियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो एक उसका एक रेजिस्टेंस है with the series with the other tissue, so a potential difference is set up across it as the current flows। जैसे करंट फ्लो होता है एक पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसमें। the surface of the membrane nearer to the cathode becomes negative, और जो सरफेस जो है, सरफेस मेम्ब्रेन की जो सरफेस है कैथोड के पास में, वो नेगेटिव बन जाती है इन रिलेशन टू द अपोजिट सरफेस। द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मार्क्ड एंड line nearest to the cathode so become more negative, while the surface marked P lying nearer to the anode, और जो जो एनोड के पास है वो that becomes more positive on the side of the nerve nearer to the anode। This increases the resting potential difference across the membrane। जो कैथोड के पास हैं वो सारे नेगेटिव हो जाते हैं, एंड
जो एनोड के पास है नर्व, वो पॉजिटिव हो जाती है। सो इसकी वजह से और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऑल्टर होता है, उसकी रिड्यूस होता है, पोलैरिटी चेंज होती है, देन और पोटेंशियल डिफरेंस फॉल होता है बिलो द लेवल एट विच द मेम्ब्रेन बिकम्स परमिएबल, मतलब उस लेवल से नीचे जिसमें परमिएबल हो जाते हैं सोडियम आयन से। सो दीज आयंस बिगिन टू एंटर द एक्सॉन्स, एक्सॉन के अंदर आने लगते हैं ये आयंस, एंड इनिशिएट द सीरीज ऑफ इवेंट्स, और इससे सीरीज के इनिशिएट होने की बनती है इवेंट, events described above, so that a nerve impulse is initiated। so इस तरह एक nerve impulse जो है वो initiate होती है, and impulse is initiated if the potential difference falls sufficiently across any part of the plasma membrane। and impulse तब initiate होती है जब प्लाज्मा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फॉल करता है जितना चाहिए उतना sufficiently। सो द फिर नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। इफ द कैथोड इज अप्लाइड ओवर अ सुपरफिशियल नर्व, अगर एक कैथोड को सुपरफिशियल नर्व के ऊपर अप्लाई करते हैं, द साइड ऑफ द नर्व नियरेस्ट टू द कैथोड इज एक्टिवेटेड बाय द एनोड कैन इक्वली कॉज द इनिशिएशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स। इन दिस केस इट इज द एस्पेक्ट ऑफ अ नर्व फर्दर फ्रॉम एन द एनोड दैट इज एक्टिवेटेड। कैथोड के पास वाला एरिया नेगेटिव हो जाता है, एनोड के पास वाला पॉजिटिव। सो इसमें ये कह रहा है कि एनोड इक्वली कॉज करता है नर्व इम्पल्स के इनिशिएशन को, जैसे कैथोड की वजह से हो रहा है उसी तरह एनोड की वजह से भी हो रहा है। The current spreads in the tissues, so the current density is rather less on the further surface of the nerve fiber than on the nearest one, and in this case the anode is less effective than the cathode in initiating an impulse on some types of electronic apparatus। वो कह रहा है कि जो कैथोड के पास वाली जगह है वो उस पे करंट डेंसिटी ज़्यादा कम है in relation to the nerve fiber on the nearest one, and in consequences एनोड लेस इफेक्टिव है कैथोड से नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करने में ऑन सम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक apparatus। द पोलैरिटी of the terminals is marked। This refers to the polarity during the high peak of current which is effective stimulus। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक apparatus में जो पोलैरिटी है टर्मिनल्स की वो मार्क की जाती है। ये जो पोलैरिटी होती है वो हाई पीक ऑफ करंट की होती है जो कि एक इफेक्टिव स्टिमुलस होता है। द एक्टिव इलेक्ट्रोड शुड बी कनेक्टेड टू द कैथोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड को कैथोड के साथ कनेक्ट होना चाहिए जो कि प्रोड्यूस करता है एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनर्वेटेड मसल को कम करंट से। एक कम करंट से जो कैथोड है वो कॉन्ट्रैक्शन ला सकता है इनर्वेटेड मसल में in comparison that of the anode। एनोड उतने कम करंट से इनोवेटेड मसल में कंट्रैक्शन नहीं ला पाएगा। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। When a constant current flows, the nerve adapts itself। अगर एक सेम करंट सेम इंटेंसिटी का करंट दे रहे हैं नर्व में, तो जो नर्व है वो अडाप्ट कर लेती है अपने आप को by a mechanism not fully understood to the altered conditions। ठीक है, बस ये एक मैकेनिज्म है जो कि फुल्ली अंडरस्टूड नहीं है। दिस इफेक्ट इज नोन एज अकोमोडेशन, और इस इफेक्ट को बोलते हैं अकोमोडेशन। एज अ consequence एंड unvarying current is not effective in initiating an impulse। एक ऐसा करंट जो कि उसमें वेरिएशन नहीं है, अगर वो सेम है कांस्टेंट है, तो वो इफेक्टिव नहीं है एक
नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करने में उतना इफेक्टिव नहीं है। when the current rises, जैसे जैसे करंट बढ़ता है, the impulse is initiated as described above, but a fall in current can also initiate an impulse। वो कह रहा है कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वो एक इम्पल्स को इनिशिएट करता है। सिमिलरली अगर करंट फॉल कर रहा है तब भी वो इम्पल्स को इनिशिएट करेगा। While the current flows at a constant level, accommodation of the nerve takes place and the PD resulting from the current flow no longer affects the excitability of the nerve fiber which has adapted itself to the altered condition। और अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है तो वो नहीं कर पाएगा नर्व को स्टिमुलेट, क्योंकि अकोमोडेशन हो चुका है नर्व में। और अब जो एक्साइटेबिलिटी है वो नर्व फाइबर की वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस नर्व ने अपने आप को अडाप्ट कर लिया है ऑल्टर्ड कंडीशंस के लिए, कि जब भी ऑल्टर्ड कंडीशंस होंगे, इंटेंसिटी ऑल्टर होगी, तब ही वो स्टिमुलेट होगा, वरना नहीं होगा अगर कॉन्स्टेंटली करंट देंगे, कांस्टेंट करंट। ओके, सो व्हेन द करंट सीजेस, जब करंट रुक जाता है, the potential difference which it caused across the plasma membrane suddenly disappears। जैसे ही करंट रुकता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बना था वो सडनली गायब हो जाता है। सो ऑल्टरिंग द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, पूरा ही ऑल्टर कर देता है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द नर्व नियरर टू द एनोड। और वो नर्व जो एनोड के पास है, द अप्लाइड potential difference was augmenting that the across the resting membrane and its sudden loss causes a fall in the potential difference। और जब potential difference देखा nearer to anode was augmented across the resting membrane and it was sudden loss causes a fall in the। और जैसे ही उन्होंने करंट स्टॉप किया, पोटेंशियल डिफरेंस एकदम से कम हुआ एनोड की साइड, जिसकी वजह से फिर से पोटेंशियल डिफरेंस में फॉल हुआ। एंड इफ दिस फॉल गोज एज फार एज द लेवल एट विच द मेम्ब्रेन बिकम्स परमेबल टू सोडियम आयंस, और अगर ये जो फॉल है पोटेंशियल डिफरेंस का वो उस लेवल को क्रॉस कर लेता है जिस लेवल पे सोडियम आयंस परमेबल है मेम्ब्रेन में, एन इम्पल्स इज इनिशिएटेड, एक इम्पल्स इनिशिएट हो जाती है। हाउएवर अ फॉल इन करंट इज लेस इफेक्टिव देन अ राइज इन इनिशिएटिंग एन इम्पल्स। जो फॉल है करंट का वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना एक इम्पल्स को इनिशिएट करने में, जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसमें जितनी ऑल्ट्रेशन क्रिएट होती है। इट इज द साइड ऑफ द नर्व नियरर टू द एनोड दैट इज अफेक्टेड। एंड जो एनोड के पास वाले नर्व की साइड है वो अफेक्ट होती है, एंड सो द एनोड प्रोड्यूसेस अ ग्रेटर स्टिमुलेशन देन द कैथोड। एंड इस वजह से जो एनोड है वो एक ग्रेटर स्टिमुलेशन देता है कैथोड से, बिकॉज द नर्व हैज द पावर ऑफ अकोमोडेशन, नर्व की पावर है अकोमोडेशन करना। अ करंट विच राइजेस और फॉल्स सडनली इज मोर इफेक्टिव इन इनिशिएटिंग एन इम्पल्स देन वन विच चेंजेस स्लोली। ओके, सो ऐसा करंट जो कि सडनली राइज एंड फॉल करता है वो ज़्यादा इफेक्टिव है देन द वन विच चेंजेस स्लोली, जो कि स्लोली चेंज होता है उससे। इफ द वेरिएशन ऑफ करंट इज ग्रेजुअल देयर इज टाइम फॉर अकोमोडेशन टू टेक्स प्लेस, so greater current is needed to be effective than if the variation is sudden। अगर धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है इम्पल्स, सो उससे ज़्यादा बेटर है कि वो एकदम से ड्रॉप करे। that this one, a current that changes very slowly does not initiate a nerve impulse at all,
और ऐसा करंट जो कि स्लोली चेंज हो रहा है वो नर्व इम्पल्स बिल्कुल नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ नर्व स्टिमुलेशन। नर्व स्टिमुलेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। व्हेन नर्व इम्पल्स इनिशिएटेड, जब भी एक नर्व इम्पल्स को इनिशिएट किया जाता है एक नर्व सेल में या फिर एंड ऑर्गन में, देयर इज ओनली वन डायरेक्शन इन विच इट कैन ट्रेवल अलोंग द एक्सोन। एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर सकता है एक्सोन के, बट इफ इट इज initiated at some point on the nerve fiber, it is transmitted simultaneously in both directions from the point of stimulation. अगर नर्व सेल या एंड ऑर्गन में इनिशिएट किया है नर्व इम्पल्स, सो अलोंग द एक्सॉन जाएगा, लेकिन अगर नर्व फाइबर पे किया है सो बोथ डायरेक्शन से जाएगा। when a sensory nerve is stimulated, the downward traveling impulse has no effect because sensations goes to the upward now. But the upward traveling impulse is appreciated when it reaches the conscious levels of the brain. जो अपवर्ड ट्रेवलिंग वाली इम्पल्स है जब हम सेंसरी नर्व को स्टिमुलेट कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट किया जाता है ताकि वो कॉन्शियस लेवल्स ऑफ ब्रेन पे रीच कर सके, एंड जो नीचे को आ रही थी उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। If impulses of different durations are applied using the same current for each, it is found that the secondary stimulation experience varies with the duration of the impulse. वो कह रहा है कि अगर सेम करंट से जो अलग अलग ड्यूरेशंस की अगर हम अप्लाई करते हैं सेम करंट की, सो ऐसा देखा जाता है कि द सेंसरी स्टिमुलेशन एक्सपीरियंस वेरीज विद द ड्यूरेशन ऑफ द इम्पल्स। सो जो सेंसरी स्टिमुलेशन है वो वेरी करती है इम्पल्स की। इम्पल्सेस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोड्यूस एन अनकंफर्टेबल स्टैबिंग सेंसेशन। अगर जो इम्पल्स है वो लॉन्ग ड्यूरेशन की है तो वो एक अनकंफर्टेबल सा रहता है और एक स्टैबिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन as this becomes less as the duration of the impulses is reduced with the impulses of 1 millisecond and less, only a mild prickling sensation is experienced। और अगर कम ड्यूरेशन की रखते हैं तो वो कम अनकंफर्टेबल और स्टैबिंग रहता है, कम इन कंपैरिजन टू लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, एंड सिर्फ थोड़ा सा माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन एक्सपीरियंस्ड होता है। When a motor nerve is stimulated, पहले हमने पढ़ा कि जब सेंसरी नर्व स्टिमुलेट हुई तब क्या हुआ। अब हम पढ़ेंगे व्हेन अ मोटर नर्व इज स्टिमुलेटेड, जब मोटर नर्व को स्टिमुलेट किया तब क्या हुआ। द अपवर्ड ट्रेवलिंग इम्पल्स इज अनेबल टू पास द फर्स्ट साइनैप्स। जो ऊपर को जा रही थी इम्पल्स वो फर्स्ट साइनैप्स को ही पार नहीं कर पाई, एज इट ट्रेवलिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही हैं, क्योंकि मोटर के जो सिग्नल्स हैं वो डाउनवर्ड आते हैं, upside to downward आते हैं, but the downward traveling impulse passes to the muscles। जो downward traveling impulses थी वो muscles पे आई, supplied by the nerve, उस nerve के थ्रू जिस पे स्टिमुलेशन दिया, causing them to contract, जिसकी वजह से वो contract हुई। when a stimulation is applied to a motor nerve trunk, अगर स्टिमुलेशन दिया जाता है मोटर नर्व ट्रंक पे, so impulses pass to all the muscles। so जो नर्व ट्रंक की जितने भी नर्व्स हैं उनकी उनकी जो सप्लाइड मसल्स हैं उन सब पे वो मसल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। व्हेन द करंट इज अप्लाइड डायरेक्टली ओवर एन इनोवेटेड मसल, और जब डायरेक्टली करंट इनोवेटेड मसल में अप्लाई करते हैं, द नर्व फाइबर्स इन द मसल आर स्टिमुलेटेड इन द सेम वे, और नर्व फाइबर भी उसी तरह स्टिमुलेट होते हैं, causing them same way the maximum response is obtained either from stimulation at the motor point, और मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स आता है स्टिमुलेशन का वो या तो मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट करने से आता है या फिर मेन नर्व जहाँ पे एंटर कर रही है मसल में
वहां से आता है। इन द केस ऑफ डीपली प्लेस्ड मसल्स, ये डीपली प्लेस्ड मसल्स के लिए बता रहे हैं कि उनको इफेक्टिवली कैसे कांटेक्ट किया जाए, या तो मोटर पॉइंट ढूंढ लो उनका, या फिर वैसा एट द मोटर पॉइंट विच इज द पॉइंट, मोटर पॉइंट ही सॉरी, एक्चुअली मोटर पॉइंट को स्टिमुलेट करने की बात हो रही है यहाँ पे। सो मोटर पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे जो नर्व है वो मसल में एंटर करती है, और मोटर पॉइंट इज यूज इन केस ऑफ डीपली प्लेस्ड मसल एट द पॉइंट वेयर द मसल इमर्जेस फ्रॉम अंडर कवर ऑफ द मोर सुपरफिशियल वंस। ओके, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलेशन। अब इफेक्ट देखेंगे हम स्टिमुलेशन की फ्रीक्वेंसी का। व्हेन अ सिंगल मसल इज अप्लाइड, व्हेन अ सिंगल स्टिमुलस इज अप्लाइड, जब एक सिंगल स्टिमुलस देते हैं, सो इम्पल्सेस पास simultaneously to a number of motor units, सो इम्पल्सेस पास होती हैं एकदम से मोटर यूनिट्स पे, सो दैट द नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इज अ सडन ब्रिस्क कॉन्ट्रैक्शन, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक ब्रिस्क कॉन्ट्रैक्शन होती है फॉलोड बाय इमीडिएट रिलैक्सेशन, और उसके बाद एकदम से रिलैक्सेशन हो जाती है। इफ अ सक्सेशन ऑफ स्टिमुलाई अप्लाइड एट रेदर लॉन्ग इंटरवल्स, अगर देर तक सक्सेशन ऑफ स्टिमुलाई अप्लाई करेंगे लंबे लंबे इंटरवल्स तक, example one stimulus per second each produces an isolated muscle contraction, and there is time for complete relaxation between the impulses. सो वो कह रहे हैं कि स्टिमुलस दे रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, बस बीच में थोड़ा सा कंप्लीट रिलैक्सेशन के लिए टाइम दे रहे हैं इम्पल्सेस को। इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टिमुलाई शॉर्टन्स द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन, और अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो पीरियड्स है रिलैक्सेशन के, रिलैक्सेशन पीरियड्स जो हैं वो छोटे होते जाएंगे। Until at a frequency exceeding 20 hertz, there is no time for complete relaxation between the contraction. और 20 hertz के नीचे तो मसल को टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो रिलैक्स हो पाए, so that partial tenderness results. Further increases the frequency reduces the amount of relaxation. फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाते हैं अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन रिड्यूस होता जाता है still further until at frequencies over 60 hertz there is no perceptible relaxation and the contraction is fully tetanic. So 60 hertz के ऊपर there is no perceptible relaxation, क्योंकि एज जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, सो 60 हर्ट्स के ऊपर मसल को रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, और वो टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन होगी वो पूरी। ओके, ओके, सो नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ, सो दिस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स एक्टिवेटेड, कि कितनी स्ट्रेंथ है कॉन्ट्रैक्शन की, डिपेंड करता है कि कितने मोटर यूनिट्स एक्टिवेट हुए हैं, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और किस रेट पे जो करंट है वो चेंज हो रहा है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ द करंट rises suddenly and there is no time for accommodation to takes place, the muscle contraction results. अगर करंट राइज हो रहा है सडनली और वहाँ पे अकोमोडेशन का कोई चांस नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है अकोमोडेशन के लिए, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। If the current rises more slowly, as with the trapezoidal, triangular and a sawtooth, अगर धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है धीरे धीरे, so there is time for accommodation and a greater intensity of the current is needed, और करंट ज़्यादा इंटेंसिटी का करंट जरूर इसमें चाहिए होगा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।